तो कल तक हमने एन एम्पायर क्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स का इंट्रोडक्शन देखा था, यानी कि पार्ट 1 देखा था। तो आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग और डिटेल में रोमन एम्पायर के बारे में बात करेंगे। सो आई होप इट विल हेल्प यू ऑल एंड बेनिफिट यू इन सम वे और द अदर। इस चैप्टर के बाद हम कुछ MCQs भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है क्लास 11 में टर्म 1 में MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो आई होप यू स्टे ट्यून्ड एंड वॉच ऑल द वीडियोज़ इन फुल। सो सी यू इन द मेन कंटेंट। तो अब हम लोग पढ़ते हैं द अर्ली एम्पायर। तो हम लोग अभी इस वक्त देख रहे हैं रोमन एम्पायर इस चैप्टर में, जिसका नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो चैप्टर है बेसिकली हम लोग क्राइस्ट के बर्थ के बाद अराउंड 700 सालों की पूरी हिस्ट्री देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो पूरा इसका पूरा जो रोमन एम्पायर है वो 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। जैसे इंडियन हिस्ट्री को आप जानते हो कि पहला फेज है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, दूसरा है मेडिएवल, तीसरा है मॉडर्न। उसी तरीके से जो रोमन एम्पायर की हिस्ट्री है उसे 2 फेजेस में बांटा गया है। पहला है द अर्ली फेज और दूसरा है द लेट फेज। अब इन दोनों फेजेस को सेग्रीगेट करने वाला जो टाइम पीरियड है वो द 3rd सेंचुरी है। तो 3rd सेंचुरी में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ चेंजेस होने लगे और इस वजह से जो एम्पायर है उसका पूरा ड्यूरेशन 2 फेजेस में बांटा गया है। एक तो है अर्ली एम्पायर, जहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी थी और काफी प्रॉस्पेरस टाइम पीरियड चल रहा था, और 3rd सेंचुरी के बाद जो दूसरा फेज आता है वो है द लेट रोमन फेज। तो अभी हम इन दोनों फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज जो आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि वो ये है कि जो रोमन एम्पायर है, आज ही यहाँ पे मतलब है रोमन एम्पायर। तो यहाँ पे जो रोमन एम्पायर है वो हमने देखा था कि ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। अगर आपको यहाँ का मैप हो याद हो तो आपको पता होगा कि ये है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी कि ये मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप को कवर करता है, सम पार्ट ऑफ एशिया जिसे हम फर्टाइल क्रिसेंट बोलते हैं, एंड ऑफ कोर्स ये सहारा पार्ट जो नॉर्दर्न अफ्रीका है उसको कवर करता है। तो सिंस दिस एम्पायर इज सच अ ह्यूज एम्पायर, इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि ये जो एम्पायर है ये बहुत ज्यादा डाइवर्स होगा। ठीक है, तो जो रोमन एम्पायर है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। ऑन दी अदर हैंड जो ईरानियन एम्पायर है वो लार्जली ईरानियन डिसेंट के लोगों से बना था, यानी कि यहाँ पे ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। इन कॉन्ट्रास्ट टू विच जो रोमन एम्पायर है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। वहाँ पे अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सारे पीपल हैं जो डिफरेंट एथनिसिटीज को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं, जबकि ईरानियन एम्पायर में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। ओके, नाउ ऑल्दो रोमन एम्पायर में इतनी सारी लोकल लैंग्वेजेस मौजूद थी, बट आपको पता है कि हर स्टेट के पास कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं, राइट? अगर इंडिया का कोई भी ऑफिशियल वर्क है तो वो जो मोस्टली लैंग्वेज अपनाता है वो हिंदी या इंग्लिश अपनाता है। आपको पता है इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बट ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। उसी तरीके से रोमन एम्पायर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन की वर्किंग में यूज होती थी, वो थी लैटिन एंड ग्रीक। तो लैटिन एंड ग्रीक को आप जानते हैं ये वर्ल्ड की क्लासिकल लैंग्वेज है, जो दुनिया के सबसे पुराने जो लिटरेरी जो वर्क हैं वो लैटिन और ग्रीक में करे जाते थे। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज चूज करी गई थी वो थी लैटिन एंड ग्रीक। ठीक है, अब जो ग्रीक लैंग्वेज है वो मोस्टली रोमन एम्पायर के ईस्टर्न पार्ट में बोली जाती है। तो अगर हम लोग मैप को देखते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ कहीं पे ग्रीस होता है, इसलिए जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ग्रीक बोली जाती थी, जबकि जो वेस्टर्न पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, वहाँ पे मोस्टली लैटिन बोली जाती थी रोमन एम्पायर में। अब आपको ये याद रखना है कि ऑलमोस्ट जो पूरा का पूरा रोमन एम्पायर है उसको अगर हम ऑलमोस्ट हाफ में काटें तो आधे पार्ट में ग्रीक बोली जाती थी और आधे पार्ट में लैटिन बोली जाती थी। तो वेस्टर्न पार्ट में ऑफकोर्स लैटिन बोली जाती थी और जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ग्रीक बोली जाती थी। तो ये आप जगह याद रख सकते हैं बुक में, क्योंकि दिया हुआ है। जो ये ट्राइपोलिटानिया है यहाँ तक हम लोग लैटिन मानते हैं, मतलब इस पूरे पोर्शन तक यहाँ पे लैटिन बोली जाती है। और साइरेनाइका एक जगह है जो कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर में है और यहाँ तक ग्रीक बोली जाती है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो है कि जो रोमन एम्पायर है वो एक मोनार्की था। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो हम रोमन एम्पायर पढ़ रहे हैं तो हम क्राइस्ट के बर्थ के बाद के 700 साल पढ़ रहे हैं, राइट? तो अगर 0 क्राइस्ट का बर्थ ईयर है तो हम लोग देख रहे हैं CE का पीरियड, यानी कि कॉमन एरा, यानी कि क्राइस्ट के बर्थ के बाद का।
तो अगर हम लोग क्राइस्ट के बर्थ से पहले की सिचुएशन को डिस्कस करें जहाँ इस रोम एरिया में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मोनार्की से पहले यहाँ पे एक्चुअली में एक रिपब्लिक एस्टैब्लिश था। ठीक है, ये जो रिपब्लिक है वो एक सेनेट चलाता था। सेनेट वाज एक्चुअली अ बॉडी ऑफ सम वेल्दी पीपल, यानी कि ये सेनेट एक बॉडी थी जिसमें सिर्फ वेल्दी लोग काम करते थे। यहाँ पे कोई एक रूलर नहीं था, बल्कि सेनेट के जो सारे के सारे मेंबर्स थे वो साथ में मिलके डिसीजंस लेते थे। ठीक है, अब ये जो रिपब्लिक है ये 509 BCE से लेके 27 BCE तक यहाँ पे काम करता रहा। तो ये जो सेनेट का पीरियड है वो 509 से 27 BCE है। तो आपको ये याद रखना है कि अराउंड 27 BCE में जो हमने ये पीरियड देखा, 27 BCE से ये मोनार्की शुरू हो गई थी, और इसी टाइम के बाद की बात जो हम बात कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में, हम इसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, यानी कि 27 BCE के बाद फिर क्राइस्ट का बर्थ हुआ और उसके कुछ 700 साल तक हम इस चैप्टर में उस पीरियड की बात कर रहे हैं। ओके, तो अभी मैंने बताया कि 509 से 27 BCE तक सेनेट क्लास रूल कर रही थी, यानी सेनेट में जितने भी लोग थे वो लोग डिसीजन मेकिंग करते थे। पर 27 BCE में एक राजा हुआ जिसका नाम था ऑक्टेवियन। ठीक है, ये जो ऑक्टेवियन है ये एक अडॉप्टेड सन था जूलियस सीजर का। जूलियस सीजर आप सब लोग जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है। तो बेसिकली जूलियस सीजर की मौत के बाद जो अडॉप्टेड सन था वो राजा बना, और इसने राजा बन के टाइटल लिया अगस्टस। ठीक है, तो इसीलिए इसको अगस्टस के नाम से जानते हैं। तो अगस्टस ने अपनी जो मोनार्की है उसको एस्टैब्लिश किया 27 BCE में, और इस रिजीम को इसने बोला द प्रिंसिपेट। ओके, तो मोनार्की से पहले यानी प्रिंसिपेट से पहले जो रिजीम चल रहा था वो रिपब्लिक का था। रिपब्लिक का मतलब ये है कि एक रूलर नहीं था, सेनेट क्लास थी, और सारे के सारे जो सेनेटोरियल लोग थे वो आपस में मिलकर डिसीजन मेकिंग करते थे। पर अगस्टस के आने के बाद यानी कि 27 BCE के बाद एक प्रिंसिपेट रिजीम फॉर्म हुआ जो कि ऑक्टेवियन यानी अगस्टस ने ही फॉर्म किया था। अब इस प्रिंसिपेट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपेट का मतलब होता है लीडिंग सिटीजन, नॉट एन एब्सोल्यूट रूलर। मतलब ये है कि आपको मालूम है जब ऑगस्टस ने सेनेट को हटा दिया और सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास ले ली, तो उसको ये खौफ था कि कहीं सेनेट उसके खिलाफ ऑपोजिशन शुरू ना कर दे। इसलिए एक तरीके से उसने एक फिक्शन क्रिएट करके रखा कि वो एक एब्सोल्यूट रूलर नहीं है, यानी कि सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास नहीं है। वो एक एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं है बल्कि एक लीडिंग सिटीजन है, यानी कि ही इज सिमिलर टू ऑल अदर पीपल। इट्स जस्ट दैट कि उसने आगे बढ़ के डिसीजन मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो ये एक तरीके का फिक्शन था ताकि वो लोग जो सेनेट क्लास को थोड़ा अपीज करके रखें, क्योंकि मैं बोल चुकी हूँ कि जो सेनेट क्लास थे वो सबसे ज्यादा वेल्दी लोग थे पूरे के पूरे एम्पायर में, और अगर उनको हटाना था तो काफी केयरफुली काम करना था। और देयरफॉर इस ऑक्टेवियन को एक गुड स्टेट्समैन कहते हैं, क्योंकि उसने इस तरीके से सेनेट क्लास को ज्यादा ऑपोजिशन क्रिएट करने से रोका। उसने एक प्रिंसिपेट रिजीम बनाया जिसका मतलब ये था कि वो एक लीडिंग सिटीजन है, यानी कि सिटीजन्स में के जैसा ही है, पर वो सिर्फ सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। ही इज नॉट एन एब्सोल्यूट रूलर। ऑल्दो सच्चाई तो यही थी कि उसने एक मोनार्की एस्टैब्लिश कर दी थी और वो एक ऐसा राजा बन गया जो अकेले सारे डिसीजंस ले सकता था। ओके, तो ऑब्वियसली जो पूरा का पूरा रोमन एम्पायर था उसके 3 पिलर्स थे। तो एक था ऑब्वियसली द किंग। तो पहला किंग हम देख चुके हैं, यहाँ पे ऑगस्टस बना था। ऑगस्टस के बाद उसके कई सारे सक्सेसर्स आए, उनके बारे में हम देखेंगे। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर था रोमन एम्पायर का वो हो गया सेनेट, क्योंकि हम देख चुके हैं कि सेनेट को ये अबॉलिश नहीं कर सकता था। अगर ये सेनेट को अबॉलिश करता तो सेनेट इसके खिलाफ ऑपोजिशन करता। तो उसने ये दिखाया कि सेनेट भी एग्जिस्ट कर रही है और वो सिर्फ सेनेट के लोगों के जैसे ही यहाँ पे रूल कर रहा है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर था रोमन एम्पायर का वो था आर्मी। अभी आर्मी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेनेट को देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर था। तो हम देख चुके हैं कि 509 से 27 BCE तक जो सेनेट था वो रूल करता रहा। उसके बाद ऑफ कोर्स ऑगस्टस आ गया। तो जब एक बार सेनेट के पास डिसीजन मेकिंग पावर चली गई तो उसके बाद सेनेट का काम क्या रह गया? पहली बात तो ये आपको याद रखनी है कि सेनेट क्लास यहाँ पे सबसे रिच क्लास थी। यहाँ पे वेल्दियस लोग थे, ये रोमन और इटालियन डिसेंट के लोग हुआ करते थे। और डिसीजन मेकिंग पावर के बाद जाने के बाद इन्होंने हिस्ट्री राइटिंग शुरू कर दी। आपको पता है क्योंकि ये लोग वेल्दियस पीपल हैं तो ये सबसे ज्यादा लिटरेट लोग भी रहे होंगे, और जो जितना लिटरेट होता है वो उतने ज्यादा लिटरेचर क्रिएट करता है। तो ये मोस्टली जितने भी लोग सेनेट में थे
ये उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में लिखते थे। तो ये जो भी लिखते थे उससे लोगों को काफी इन्फ्लुएंस पड़ता था, इसीलिए सेनेट को अपील करके रखना राजा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर सेनेट किंग के बारे में कोई गलत जजमेंट पास कर देती थी, यानी किसी बुक में किंग को एक वायलेंट बुरा राजा लिख दिया, तो वह सदियों सदियों के लिए एक बुरा राजा बन जाएगा। अगर उसने कोई अच्छी बात लिख दी राजा के बारे में तो वो अच्छा राजा बन जाएगा। तो इसी वजह से राजा को हमेशा सेनेट को खुश करके रखना पड़ता था, ताकि जो सेनेट है वो कुछ भी राजा के बारे में बुरा ना लिख दे। अब हम लोग तीसरे पिलर की बात कर रहे हैं, जो कि है आर्मी। अब आर्मी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी रोमन एम्पायर के लिए, क्योंकि रोमन एम्पायर आप देख रहे हो इतना बड़ा एम्पायर है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की जरूरत बहुत ज्यादा है, राइट। तो इन जो रोमन एम्पायर की आर्मी थी, इसको एक प्रोफेशनल आर्मी कहते हैं, यानी कि ये है कि हर इंसान को एटलीस्ट 25 ईयर्स का यहाँ पे मिलिट्री सर्विस देना जरूरी था। 25 ईयर्स के बाद वो लोग रिटायरमेंट ले सकते थे और जो भी वो काम करना चाहते हैं वो कर सकते थे। तो एक तरीके से रोमन एम्पायर की जो आर्मी थी वो प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्मी थी। 25 ईयर्स का इनको सर्विस देना पड़ता था, और इसके अलावा इनको प्रॉपर ट्रेनिंग और इनको सैलरीज में पे किया जाता था और इनको रिस्पेक्ट किया जाता था सोसाइटी में। जबकि ईरानियन आर्मी, जो आप जानते हो कि कंटेम्प्रेरी है रोमन एम्पायर का, वो एक कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी थी। कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी का मतलब है कि लोगों को फोर्सफुली मिलिट्री में रिक्रूट किया जाता था। अगर लोग मिलिट्री में आना नहीं भी जाते थे तो भी इनको रिक्रूट किया जाता था और इनको फोर्स किया जाता था फाइट करने के लिए। तो एक तरीके से जो ईरानियन एम्पायर की जो आर्मी थी वो एक कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी थी, एक फोर्स रिक्रूटेड आर्मी थी। जबकि रोमन एम्पायर की आर्मी में सोल्जर बनना एक गर्व की बात होती थी, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल बॉडी थी, इनको प्रोफेशनली सैलरीज दी जाती थी और 25 साल से इनसे सर्विस की मांग की जाती थी। ओके, तो आर्मी बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि किसी भी आर्मी के सपोर्ट के होने ना होने से राजा की पोजीशन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। अगर किसी राजा के पास आर्मी का सपोर्ट नहीं है तो उसे हमेशा खतरा रहता था कि आर्मी किसी और के साथ मिलके एक सिविल वॉर कर देगी। सिविल वॉर आप जानते हो एक तरीके का इंटरनल वॉर होता है। तो अगर कोई भी आर्मी राजा के साथ खुश नहीं है तो हमेशा चांसेस रहते थे कि वो आर्मी किसी और कैंडिडेट के साथ, जो किंग बनना चाहता है, उसके साथ मिलकर राजा को ओवरथ्रो कर देगा। इसलिए आर्मी के सपोर्ट होने ना होने से काफी ज्यादा फर्क पड़ता था। उसके अलावा आर्मी जो थी उसके बारे में सेनेट काफी लिखती थी, और मोस्ट ऑफ द टाइम सेनेट ने आर्मी के बारे में बुरा ही लिखा है, क्योंकि आर्मी के सपोर्ट होने ना होने से काफी सारे सिविल वॉर्स होते रहते थे, जिस वजह से जो एम्पायर था वो काफी ज्यादा अनस्टेबल पोजीशन में रहता था। इस वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को सेनेट बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, सिविल वॉर्स होने के जो चांसेस रहते थे वो पसंद नहीं करती थी। इसलिए सेनेट हमेशा आर्मी से डरी हुई रहती थी और आर्मी के बारे में कुछ ज्यादा खास बातें नहीं लिखती थी। और यही चीज हमने देखी 3rd सेंचुरी सीई में, जहाँ पे हम देखेंगे कि जो इंटरनल फ्यूड्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, इंटरनल वॉर्स जो है, सिविल वॉर्स, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आर्मी कभी किसी को सपोर्ट करेगी, कभी किसी को सपोर्ट करेगी, जिस वजह से जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमने अभी 2 फेजेस पढ़े थे स्टार्टिंग में, मैंने बोला था एक था अर्ली फेज, यानी कि अर्ली फेज शुरू हुआ था 27 BCE में, जब ऑगस्टस ने एक मोनार्की एस्टैब्लिश करी थी, उसने प्रिंसिपेट रिजीम एस्टैब्लिश किया था। 27 BCE से लेके अराउंड 200 CE तक, यानी कि 200 साल से जो ये टाइम पीरियड था ये काफी स्टेबल और पीसफुल था। यहाँ पे जो रूलर्स थे वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं हो रहे थे, काफी टाइम तक के लिए रूल करते थे, और यहाँ पे स्टेबिलिटी थी, पीस था, पॉलिटिकल कोई इंटरनल वॉर्स ऐसे नहीं चल रहे थे, एक्सेप्ट 69 CE में, जहाँ पे एक साल में ही 4 बार रूलर्स बदले। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द 200 ईयर्स का जो टाइम पीरियड था ये बहुत ज्यादा स्टेबल और बहुत ज्यादा पीसफुल था। ओके, इसके अलावा जो एक चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पे कोई भी एक तरीके का कोई ऐसा नॉर्म नहीं था कि किसी राजा के बाद कौन रूल करेगा या सिर्फ उसका नेचुरल एयर रूल करेगा, इस तरीके के कोई भी रूल्स नहीं थे। क्योंकि हम ऑगस्टस के बाद देखते हैं कि टाइबीरियस नाम का एक रूलर आता है जो 14 से 37 CE तक रूल करता है। ये ऑगस्टस का नेचुरल सन नहीं था, ये बल्कि एक ऑगस्टस का अडॉप्टेड सन था, और इसके बाद भी इसने रूल किया, और ये एक बहुत ही ज्यादा स्मूथ ट्रांजिशन था। ठीक है, मोस्टली देखने को मिलता है कि एक
राजा के बाद जब दूसरे राजा आने की टर्न होता है तो वहाँ पे काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, काफी सारे दावेदार होते हैं, जिसकी वजह से काफी इंटरनल स्ट्राइफ रहता है। पर हमें इसके बाद देखने को मिला कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन था, ज्यादा कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी और एक तरीके से पीस एस्टैब्लिश थी। ठीक है, यहाँ पे हमने देखते हैं कि इस पूरे टाइम पीरियड में जब हम 200 साल के बारे में बात कर रहे हैं कि इस 200 साल में काफी सारी पीस और स्टेबिलिटी थी, तो यहाँ पे मोस्टली एम्पायर ऑलरेडी इतना ज्यादा बड़ा हो चुका था कि इसको और भी ज्यादा एक्सटेंड करना इम्पॉसिबल था। इसलिए इस पूरे टाइम पीरियड में जो 200 साल का टाइम पीरियड हम डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी राजा ने ज्यादा इस एम्पायर को एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि ये अननेसेसरी था, बिना बात ये वायलेंस और वॉर करके, क्योंकि एम्पायर ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा था। इसका एक्सेप्शन सिर्फ एक राजा है जिसका नाम था ट्रोजन, और ये जो ट्रोजन है ये 113 से लेके 117 सीई तक इसने रूल किया। ये एक राजा है जिसने ऑफकोर्स अपनी जो टेरिटरी है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करी। वो चाहता था, मैंने कल ही बताया था कि जो यूफ्रेट्स नदी है जो पर्शियन गल्फ में गिरती है, वो नदी के ऊपर जो लैंड है वो बेसिकली रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर के बीच में एक बाउंड्री था। तो इसने कोशिश करी कि वो उस लैंड को पार करके वो ईरानियन टेरिटरी का भी कुछ पार्ट अपने कंट्रोल में कर दे। तो ये ट्रोजन की कोशिश थी, पर वो उसमें फेल हो गया, और इसीलिए मोस्टली सिर्फ इस राजा के अलावा मोस्टली किसी भी राजा ने अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं करी। द रीजन बीइंग कि एम्पायर ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा था। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, रोमन एम्पायर। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कल मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।